मधुर आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है औलाद की परवरिश। धूप में पिता और चूल्हे पर माँ जलती है, तब कहीं जाकर औलाद पलती है। आज नितिन विदेश से अपने घर वापस लौट रहा था। उसकी माँ और दादी के उदास चेहरे पर उसकी आंखों के सामने रह रहकर आ रहे थे। दरअसल नितिन पिछले 4 वर्षों से विदेश में ही था और इस दौरान 8 महीने पहले ही उसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु से करीब 2 घंटे पहले उसके पिता ने उससे वीडियो कॉल पर बात की थी। अपने पिता के आखिरी शब्द उसके कानों में अब भी गूंज रहे थे। सदा खुश रहो बेटा, खूब तरक्की करो और डॉक्टर बनकर हमारा नाम रोशन करना। अपने पिता की मृत्यु पर वह बहुत रोया था। उसका दिल अपार दुख से भर उठा था, परंतु वीजा न लग पाने के कारण वह आ नहीं पाया था। उसके मन में विचार चल रहे थे कि आज उसकी माँ उसे अचानक अपने पास देखकर कितनी खुश हो जाएगी, और जब माँ को यह मालूम पड़ेगा कि मैं गुड़गांव के ही एक बड़े अस्पताल में डॉक्टर के तौर पर नियुक्त हो गया हूँ, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। और उसकी बूढ़ी दादी माँ तो उसे देखते ही उसे अपने गले से लगा लेंगी। दादी माँ के लिए जो शॉल खरीद कर लाया हूँ वह उन पर कितनी खूबसूरत लगेगी। जब नितिन घर पहुंचा तो देखा कि उसकी भाभी नीतू रसोई घर में बच्चों के लिए खाना बना रही थी। नितिन के भतीजा भतीजी दोनों आंगन में खेल रहे थे। पहले तो वह अपने चाचा को पहचान ही नहीं पाई, लेकिन थोड़ी ही देर में चाचू चाचू कहकर नितिन की ओर दौड़ते हुए आए और उससे लिपट गए। बच्चों की आवाज सुनकर भाभी भी आंगन में आ गई, लेकिन नितिन यह देखकर हैरान था कि उसकी भाभी के चेहरे के रंग उड़े हुए थे। वह कुछ घबराई हुई सी नजर आ रही थी। नितिन को देखकर बोली, अरे भैया, आपने तो आने से पहले बताया भी नहीं। आपने तो कहा था कि कुछ साल आप वहीं रहकर नौकरी करेंगे। हाँ भाभी, लेकिन यह बात भी सच है कि अपने परिवार से दूर रहकर विदेश में मेरा मन नहीं लगता था। इसलिए मैंने इंडिया में नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया, और अब आपके देवर को यहाँ के ही एक बहुत बड़े अस्पताल में डॉक्टर के तौर पर नियुक्त कर लिया गया है। यह सुनकर नीतू की आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल मैं आप सभी को सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं भारत आ रहा हूँ। ऐसा कहते हुए नितिन अपनी माँ के कमरे में गया और बोला, माँ, माँ कहाँ हो आप? लेकिन उसे माँ कहीं नजर नहीं आई। माँ के कमरे से निकलकर वह अपनी दादी के कमरे में गया। अम्मा देखो, आपका पोता वापस आ गया है। लेकिन वह हैरान था कि अम्मा भी कमरे में नहीं थी। तभी नितिन का भतीजा पीछे से आया और बोला, चाचू आप किसे ढूंढ रही हैं? दादी और बड़ी दादी तो यहाँ नहीं रहते। तभी जल्दबाजी में उसकी भाभी नीतू पानी लेकर आई। नितिन, जो अपने भतीजे की बात सुनकर हैरान रह गया था, अपनी भाभी से पूछने लगा, भाभी यह सोनू क्या कह रहा है? अरे देवर जी, यह तो बच्चे हैं, कुछ भी बोलते हैं, नीतू ने हड़बड़ाते हुए कहा, और सोनू को आंख के इशारे से बाहर जाने के लिए कहा। तभी नितिन बोला, लेकिन भाभी, माँ और अम्मा है कहाँ? वह मुझे कहीं नजर क्यों नहीं आ रही? तभी उसकी भाभी नीतू अपने चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट लिए बोली, अरे देवर जी, आपको बताया तो था, माँ तो दादी को लेकर केदारनाथ की यात्रा पर गई हैं। पर यात्रा पर तो माँ और दादी 1 महीना पहले गए थे। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था, और मैं उन्हें कब से फोन पर लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर उनका फोन लगता ही नहीं। अरे देवर जी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। माँ जी का 1 हफ्ते पहले ही फोन आया था। उन्होंने बताया था कि उन्हें आने में कुछ और समय लग जाएगा। दरअसल वहाँ सिग्नल की प्रॉब्लम रहती है, इस कारण उनका फोन भी नहीं लग रहा। परेशानी की कोई बात नहीं, वे बिल्कुल ठीक है। इतना कहकर नीतू वापस रसोई घर में खाना बनाने चली गई, और नितिन थोड़ी देर के लिए अपने माँ पिताजी के कमरे में चला गया। वहां लगी पिताजी की तस्वीर को देखते हुए उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए और कहने लगा,
देखिए पिताजी, आज आपके बेटे ने आपका सपना पूरा कर दिया है। आज आपका बेटा डॉक्टर बन गया है। नितिन को वह दिन याद आने लगा जब उसने अपने परिवार वालों को यह खबर दी थी कि आगे की डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए उसका एडमिशन विदेश के एक बहुत बड़े कॉलेज में हो गया है। जब नितिन ने अपने घर के सभी लोगों को यह खुशखबरी सुनाई थी तो परिवार के सभी लोग बहुत खुश हो गई थी। वहीं दूसरी ओर उनके मन में अपने बेटे से दूर हो जाने की पीड़ा भी उनके चेहरे से साफ झलक रही थी। दादी माँ तो उसके विदेश जाने की बात सुनकर बहुत ज्यादा उदास हो गई थी, क्योंकि दादी के साथ नितिन का खास लगाव था। नितिन भी उनसे बहुत प्यार करता था। बचपन से लेकर बड़े होने तक नितिन अपनी दादी के पास ही सोता था, उनसे ही कहानियां सुना करता था। नितिन के बड़े भाई ने पिताजी का बिजनेस संभाल लिया था और उसकी भाभी एक गृहिणी थी। माँ से घर का काम कुछ ज्यादा नहीं हो पाता था। अब दादी की भी कमर झुक गई थी, लेकिन संयुक्त परिवार था और सभी एक दूसरे का अच्छे से ध्यान रखते थे। नितिन के माता पिता अपनी माँ की पूरी सेवा करते। दादी माँ के खाने से लेकर दवाइयों तक यह ध्यान नितिन की माँ सविता जी ही रखती थी। जब नितिन ने उन्हें विदेश जाने की बात बताई तो उसकी माँ और दादी बहुत दुखी हो गई थी, लेकिन उसके पिता ने उसे पूरा हौसला दिया। उन्हें उस पर पूरा यकीन रहा। जिस दिन नितिन की फ्लाइट थी तो घर से निकलने से पहले नितिन अपनी दादी का आशीर्वाद लेने गया। तो दादी माँ ने अलमारी खोलकर दादाजी की अंगूठी निकाली और आशीर्वाद के रूप में उसके हाथ में रख दी, और आंसुओं से भरी आंखें लिए बड़े प्यार से उसकी ओर देखने लगी। तब नितिन ने कहा, दादी माँ, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं मिलने आता रहूंगा। नितिन को विदा करते समय उसकी माँ भी बहुत भावुक हो गई थी, लेकिन उसके पिताजी ने उसे आशीर्वाद देते हुए बड़ी खुशी खुशी विदा किया था। सबके आशीर्वाद से नितिन ने विदेश में खूब मन लगाकर पढ़ाई की और अपनी पार्ट टाइम जॉब से जो पैसे वो कमाता था उसका कुछ हिस्सा हर महीने अपने घर भी भेजा करता था। विदेश में रहकर उसे अपने घर की बहुत याद आती थी, परंतु वीजा न लग पाने के कारण वह आ नहीं पाया था। अक्सर घर पर वीडियो कॉल से उसकी बात होती रहती थी, परंतु पिछले एक महीने से कुछ ऐसा हो रहा था कि अपनी माँ और दादी से उसकी बात नहीं हो पा रही थी। घर के बाकी लोग भी उससे बहुत कम बात करते थे। नितिन लगातार अपने पिताजी की तस्वीर को निहारता जा रहा था। तभी नीतू कमरे में आई और बोली, देवर जी, मैंने खाना बना दिया है, आप हाथ मुंह धोकर आ जाइए। लेकिन अपनी दादी और माँ से इतने वर्षों के बाद मिलने का जो उत्साह नितिन के मन में था, वो सारा उत्साह ठंडा हो गया था। इतने में उसके भतीजा भतीजी उसके पास आई। हमारे लिए क्या लाए हो चाचू? तभी नितिन ने उन दोनों को अपने बैग में से ढेर सारे खिलौने और चॉकलेट्स निकाल कर दिए। पिताजी तो अब रहे नहीं और माँ और दादी भी घर पर नहीं है। यह सोच सोच कर नितिन को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे अपना घर ही काटने को दौड़ रहा हो। शाम के समय जब उसका बड़ा भाई घर वापस आया तो थोड़ी देर के लिए नितिन ने उससे बातचीत की, परंतु आज बात करते हुए न जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। उसे अपने भाई भाभी का व्यवहार बहुत अजीब लग रहा था। कुछ गड़बड़ तो है, यह सोचकर उसका मन अशांत हो रहा था। अगले दिन नितिन ने अपने पिता की तस्वीर के आगे हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अस्पताल के लिए निकल गया। जैसे ही नितिन अस्पताल पहुंचा तो अस्पताल के कर्मचारी झुककर उसका अभिवादन कर रहे थे। नितिन जैसे ही अपनी केबिन में पहुंचा तो सबसे पहले उसने दीवार पर अपने पिताजी की तस्वीर लगाई ताकि उसके पिता का आशीर्वाद हमेशा उसके साथ रहे। अस्पताल में सभी लोग उसे बड़ी इज्जत से बात कर रहे थे। नितिन को भी मरीजों का दुख दूर करके बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। दोपहर के समय जब नितिन मरीजों का हाल जानने के लिए अस्पताल में राउंड पर निकला तो अस्पताल के बेड पर लेटी एक बूढ़ी अम्मा को देखकर उसका दिल करुणा से भर आया। उस बूढ़ी अम्मा के
कुम्हलाए हुए शरीर को देखकर लगा कि जैसे वह कुछ जानी पहचानी है। वह दीवार की ओर चेहरा किए सो रही थी। जगह जगह से फटी हुई साड़ी से अपने सर को ढक कर रखा था। चांदी से चमकते हुए बाल उसके फटे पल्लू से झांक रहे थे। उस बूढ़ी अम्मा को देखकर नितिन को कुछ आकर्षण सा महसूस हो रहा था। नितिन जब केबिन की ओर वापस जाने लगा, उसी समय सभी सफाई कर्मचारी साफ सफाई और झाड़ू पोछा करने में लगे हुए थे। फोन पर बात करते करते अचानक नितिन के कानों में एक कर्कश आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि अस्पताल की नर्स एक अधेड़ उम्र की सफाई कर्मचारी पर जोर जोर से चिल्ला रही थी। जब तुम लोगों को काम नहीं बन पाता तो नौकरी क्यों पकड़ लेती हो? घर क्यों नहीं बैठ जाती? ढंग से पोछा तक नहीं लगाया जाता तो यहाँ क्या कर रही हो? वह बेचारी महिला सफाई कर्मचारी सर झुकाए चुपचाप उसकी बातें सुनती जा रही थी। यह देखकर नितिन को बहुत बुरा लगा। जैसे ही वह उस ओर गया, उसे उस महिला कर्मचारी में अपनी माँ की छवि नजर आने लगी। फिर सोचने लगा कि माँ यहाँ कैसे हो सकती है। यह सोचते हुए वह जैसे ही थोड़ा और नजदीक आया, अचानक उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उस औरत को देखकर नितिन दंग रह गया, क्योंकि वह सफाई कर्मचारी सच में उसकी माँ ही थी। उसकी माँ की आंखों से अश्रुधारा बहती जा रही थी। तभी वह नर्स बदतमीजी से बोली, मैं आज ही तुम्हारी शिकायत करके तुम्हें नौकरी से निकलवा देती हूँ। उसी समय नितिन के सब्र का बांध टूट गया और नर्स को डांटते हुए बोला, नौकरी से तो तुम्हें मैं निकलवाऊंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने से बड़े उम्र की औरत से ऐसे बात करने की? वह कोई नौकरानी नहीं बल्कि मेरी माँ है। यह सुनकर नर्स का मुंह खुला का खुला रह गया। सब लोग हैरानी से नितिन की ओर देखने लगे। तभी नितिन के मुंह से निकला, माँ आप यहाँ इस हालत में? आप तो तीर्थ यात्रा पर गई थी ना, तो फिर आप यहाँ कैसे? और अम्मा, अम्मा कहाँ है? अपने बेटे को देखकर सविता जी अपने बेटे के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी और उसी अस्पताल के बेड पर लेटी उस बूढ़ी अम्मा के पास ले गई जो फटी हुई साड़ी में निढाल लेटी हुई थी। अपनी माँ और दादी की ऐसी हालत देखकर नितिन का दिल करुणा से भर गया। तभी उसकी दादी भी नींद से जाग गई। सविता जी ने कहा, देखो अम्मा जी, कौन आया है? आपका पोता अब डॉक्टर बन चुका है। सामने अपने डॉक्टर पोते को देखकर दादी की आंखों में आंसू उमड़ आए और बड़े प्यार से अपने पोते के चेहरे पर सहलाकर उसे खूब आशीर्वाद दिए। लेकिन नितिन के दिमाग में हजारों सवाल कौंध रहे थे। वह बोला, माँ, दादी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आ गया हूँ ना। आप मुझे बताइए क्या बात है। तभी अम्मा ने कपकपाती आवाज में कहा, बेटा, तेरे पिताजी के जाने के तुरंत बाद ही तेरे बड़े भाई सुमित ने तेरे पिता के सारे कारोबार को हथिया लिया। और बेटा तू तू तो जानता ही है कि तेरे पिता के पास जितनी भी जमा पूंजी थी उन्होंने मकान बनवाने पर खर्च कर दी। अपने बुढ़ापे के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं जोड़े। लेकिन अब तेरे पिताजी के जाने के बाद तेरी माँ को दवाइयों के लिए और छोटी छोटी ज़रूरत के लिए पैसे चाहिए होते थे, तो तेरे भाई भाभी के आगे हाथ फैलाने पड़ते थे और उन दोनों को तो 50 रुपए देने में भी आफत आती थी। नीतू बहू आए दिन मार्केट जाती थी और अपने लिए नए से नए कपड़े खरीद कर लाती। उससे सुमित को कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन अगर तुम्हारी माँ ने 500 रुपए भी मांग लिए तो घर में कलह कलेश शुरू हो जाता। यहाँ तक कि खाने पीने और दवाइयों के लिए भी वे दोनों तेरी माँ को तंग करने लगे। तेरी भाभी बस अपने पति और बच्चों के लिए सुबह शाम का ना खाना बनाती थी और बाकी के सारे काम तेरी माँ से करवाती। झाड़ू पोछा बर्तन सभी काम मेरी बहू करती थी और जब मेरे और अपने लिए 2 रोटियां बनाने लगती तो तेरी भाभी 10 बातें सुनाती थी तेरी माँ को। मुझे यह सब देख देख कर बड़ा दुख होता था और अगर मैं कुछ कहती तो जोर से चिल्ला चिल्ला कर मुझे डरा धमका कर चुप करा देती थी और कहती थी, एक तो पड़े पड़े हमारे खर्चे बढ़ा रही हैं, ऊपर से मुझे ही ज्ञान देती हैं। चुपचाप एक कोने में पड़ी रहो, नहीं तो धक्के मार से घर के बाहर निकाल दूंगी। तुझे नहीं मालूम ते बेटा, तेरे जाने के बाद हमने कितने दुख झेले हैं।
ऐसा कहते हुए दादी रोने लगी। तभी नितिन की माँ सविता ने अम्मा के आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, हम लोगों के साथ क्या गुजरी है यह तो केवल हम ही जानते हैं। अम्मा जी की दवाइयों के लिए तो सुमित से बड़ी मुश्किल से पैसे निकलवा पाती थी, लेकिन जब मेरी भी तबीयत खराब रहने लगी और मैंने उससे अपनी दवाइयाँ के लिए पैसे मांगने चाहे, तभी नीति बहू ने घर में कलह कलेश शुरू कर दिया और कहने लगी, कोई काम धंधा तो करते नहीं है, बस मेरी छाती पर बोझ बनकर बैठी हुई है तुम्हारी माँ और दादी। अब मैं इन लोगों के साथ नहीं रह सकती। आए दिन तो बीमार पड़े रहते हैं। तुम्हारी माँ भी अब कोई काम नहीं कर पाती। मेरे बस का नहीं है इनको बना बना कर खिलाना। तुम ऐसा करो कि या तो इन्हें किसी वृद्धाश्रम में छोड़ो या फिर घर से निकाल दो। नीतू बहू की यह बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि सुमित उसे थप्पड़ लगा देगा और कहेगा कि मेरी माँ और दादी के बारे में ऐसा बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन बेटा, मैं तो हैरान रह गई यह देखकर कि सुमित को बहू की बात सही लग रही थी। इस बात के करीब 4-5 दिन बाद मुश्किल से बीते होंगे कि सुमित मुझे कहने लगा कि मैंने गुड़गांव में रहने वाले अपने मित्र से अम्मा की तबीयत के बारे में बात की है। वह गुड़गांव के एक बड़े अस्पताल में काम करता है। उसने डॉक्टर से कल की अपॉइंटमेंट फिक्स करवा दी है। आपकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती तो आपको भी साथ में ले जाएंगे। बस आप कल तैयार रहिएगा। वहाँ 2-4 दिन लग सकते हैं, इसलिए अपने और अम्मा के 2-2 जोड़ी कपड़े भी उठा लेना। बेटा, मैं तो बहुत खुश हो गई थी कि चलो हमारे बेटे को हमारी कुछ तो चिंता है, लेकिन मैंने जल्दी से पैकिंग भी कर ली। अगले दिन नीतू और सुमित हमें गाड़ी में बिठाकर यहाँ ले आई। उन्होंने बाहर लगे बरगद के पेड़ के नीचे हमें बिठा दिया और यह कहकर वे दोनों चले गए कि हम डॉक्टर से नंबर लगवा कर आते हैं। मैं और अम्मा जी बहुत देर तक यहीं बैठे रहे और उन दोनों के आने का इंतजार करते रहे कि कब वे लोग आएंगे और हमें डॉक्टर के पास दिखाने के लिए ले जाएंगे। बैठे बैठे न जाने कितने घंटे बीत गए, लेकिन ना तो सुमित वापस आया, ना ही नीतू बहू का कुछ पता था। मुझे तो चिंता हो रही थी कि आखिर वे लोग रह कहाँ गए। मैं अस्पताल के बाहर घबराई हुई हर जगह अपने बेटे बहू को ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते शाम हो गई, लेकिन उन दोनों का कुछ अता पता नहीं था। लेकिन जो बात मैं नहीं समझ पाई वो बात अम्मा जी समझ गई कि वे दोनों हमें इतने बड़े शहर में किसी बड़े डॉक्टर को दिखाने के लिए नहीं लेकर आए थे, बल्कि वह तो हमसे छुटकारा पाने के लिए यहाँ लेकर आए थे और इतने बड़े शहर में हमें भीख मांगने के लिए छोड़कर चले गए हैं। अपने भाई भाभी की करतूत सुनकर नितिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तब सविता जी की आंखों में आंसू लिए बोली, बेसहारा करने से पहले उन दोनों ने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। मैं अम्मा जी के कंधे पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगी कि आखिर हमने क्या कमी छोड़ दी थी अपने बच्चों की परवरिश में। जो बच्चे अपने ही बेटे ने हमें यह दिन दिखाया, लेकिन उसी समय मैंने महसूस किया कि अम्मा जी को बहुत तेज बुखार हो रहा था। मैं बिना कुछ सोचे समझे अम्मा जी को अस्पताल में ले गई। डॉक्टर को दिखाया तो अम्मा जी को अस्पताल में एडमिट करने की सलाह दी, लेकिन बेटा, इतने पैसे तो मेरे पास भी नहीं थे कि मैं इतने बड़े अस्पताल का खर्च उठा पाती। बस हाथ में तेरे पिताजी की दी हुई सोने की अंगूठी थी, उसी को बेचकर जैसे तैसे कुछ पैसों का इंतजाम किया तो अम्मा जी का इलाज शुरू हो पाया। लेकिन वह पैसे आखिर कब तक चलते। 3 ही दिन में सारे पैसे खत्म हो गए और अस्पताल वालों ने कह दिया कि अगर पैसे नहीं हैं तो यहाँ इलाज नहीं हो पाएगा। मैंने आज तक खुद को कभी इतना लाचार महसूस नहीं किया था। अम्मा जी की हालत देखकर मैं तो बस रोई जा रही थी। तभी एक सफाई कर्मचारी मेरे पास आकर मुझसे रोने का कारण पूछने लगी, तो मैंने उसे अपना सारा हाल कह सुनाया। फिर उसने पूछा कि अगर तुम्हें नौकरी दी जाए तो करोगी क्या। मैं झट से हाँ कर दी। उस भली औरत ने अस्पताल में बात करके मुझे सफाई कर्मचारी का काम दिलवा दिया। यहाँ काम करते करते मैं अम्मा जी की देखभाल भी कर लेती थी।
लेकिन बेटा रह रहकर अपने ही बेटे बहू द्वारा दिया गया व्यवहार मेरे दिल को बहुत दुखाया करता। ऐसा कहते हुए सविता जी फपक कर रो पड़ी। माँ की बात सुनते सुनते नितिन लगातार भरी आंखों से अपनी माँ की तरफ ही देखे जा रहा था। उसने महसूस किया कि एक ही महीने में उसकी माँ बिल्कुल बूढ़ी नजर आने लगी थी। उनका चेहरा झुर्रियों से भर गया था। माँ और अम्मा दोनों ही बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। यह सब देखकर नितिन से रहा नहीं जा रहा था। वह गुस्से से उबल रहा था। उसका मन किया कि अभी पुलिस कंप्लेन कर दूं। अस्पताल के स्टाफ को भेजकर नितिन ने कैंटीन में से अपनी माँ से और दादी के लिए खाना मंगवाया। फिर उसने अपनी माँ दादी की सारी रिपोर्ट्स देखी और कुछ टेस्ट करवाई। रिपोर्ट आने के बाद नितिन बोला, अम्मा, मैंने आपकी सारी रिपोर्ट्स चेक कर ली है। सब नॉर्मल है, बस थोड़ी सी कमजोरी है जो खाने पीने का ख्याल रखने से ठीक हो जाएगी। अब हम लोग अपने घर चलेंगे। घर जाने की बात सुनकर सविता जी और अम्मा थोड़ी डर गईं, क्योंकि वह लोग वापस उसी माहौल में नहीं जाना चाहती थी जहां उनके साथ नौकरों से भी ज्यादा बदतर व्यवहार होता था। तभी नितिन बोला, माँ, दादी, वह घर आप लोगों का है और उस घर को आपसे कोई नहीं छीन सकता। आप चलिए मेरे साथ। शाम के समय अपनी माँ और दादी को टैक्सी में बिठाकर नितिन उनके साथ घर पहुंचा। लेकिन अपने भाई भाभी को सबक सिखाने के इरादे से वह अकेले ही घर के अंदर गया। घर में उसकी भाभी नीतू की जन्मदिन की पार्टी चल रही थी। नीतू और सुमित अपने मित्रों के साथ नाच गा रहे थे। सुमित ने घर में पहुंचते ही म्यूजिक बंद करवा दिया। तभी नीतू भड़कते हुए बोली, यह क्या बदतमीजी है? आप लोगों के सवालों का जवाब मैं बाद में दूंगा। पहले मुझे यह बताइए कि मेरी माँ और दादी कहाँ पर हैं? मुझे अभी के अभी उनसे बात करनी है। तभी उसका भाई सुमित बोला, तुम्हें कितनी बार बताएं कि वे दोनों वृंदावन की यात्रा पर गई हैं। अच्छा, लेकिन उस दिन तो भाभी ने कहा था कि वे केदारनाथ की यात्रा पर गई हैं। यह सुनकर उसका भाई सकपका गया। हड़बड़ाते हुए वो कुछ कहने ही लगा था, उसी समय नितिन के सब्र का बांध टूट गया और चिल्लाते हुए बोला, कितना झूठ बोलेंगे आप लोग? सच सच क्यों नहीं बताते कि आपने उन दोनों को धोखे से घर से बाहर निकाल दिया है? तभी नितिन ने अपनी माँ और दादी को आवाज लगाकर घर के अंदर बुलाया। सविता जी ने घर में आते ही अपने बेटे और बहू के गाल पर जोरदार तमाचे रसीद कर दिए। घर में उपस्थित सभी मेहमान यह सारा नजारा देख रहे थे। जो लोग अभी तक उनसे हंसकर बातें कर रहे थे और पार्टी का आनंद उठा रहे थे, वे लोग अब उन्हें घृणा की नजर से देखकर फुसफुसाने लगे। धीरे धीरे करके सभी लोग चले गए। थोड़ी ही देर में वहां पुलिस भी हाजिर हो गई। तब नितिन ने कहा, इंस्पेक्टर साहब, यही वह लोग हैं जिन्होंने मेरी माँ और दादी के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया है। उन्हें उनके ही घर से निकाल दिया और दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर कर दिया। जिस दुकान पर मेरे भाई ने कब्जा कर लिया है, वह दुकान भी मेरी दादी के नाम पर है। जैसे ही नीतू और सुमित ने पुलिस को देखा, उन्हें दिन में तारे नजर आने लगी। वे दोनों झट से अपनी माँ और दादी के पैरों में गिर गए और बोले, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तभी सविता जी ने कहा, जो गलती तुम लोगों से हुई है उसके लिए मैं तो क्या, भगवान भी तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तभी पुलिस कांस्टेबल बोला, अब चलिए, बाकी की बातें थाने में चलकर करेंगे। पुलिस की यह बात सुनकर नीतू अंदर तक काम गई और वहां से आवाज में बोली, माँ प्लीज, हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। पर सविता जी पत्थर बनी जस की तस खड़ी रह गई। लेकिन जैसे ही पुलिस उन्हें घसीटकर बाहर की ओर ले जाने लगी, तभी सविता जी ने उन्हें रोक दिया और कहा कि मैं अपनी कंप्लेंट वापस लेती हूँ। यह सुनकर नीतू और सुमित खुश हो गए। फिर सविता जी ने कहा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हमने तुम्हें माफ कर दिया। माफी तो तुम्हें जिंदगी भर नहीं मिलेगी। अपनी कंप्लेंट मैं केवल अपने पोता पोती की वजह से ले रही हूँ, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब शायद उन्हें अपने माँ बाप घर में पड़े पुराने
और फालतू सामान की तरह लगती हैं। लेकिन बचपन में तो माँ बाप भगवान समान ही लगते हैं। सविता जी की बातें सुनकर नीतू और सुमित की नजरें झुक गई। शायद वह अपने किए पर शर्मिंदा थे। फिर सविता जी ने कहा, अब अपना सामान उठाओ और दूर हो जाओ हमारी नजरों से। मैं तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखना चाहती। आज से मेरा केवल एक ही बेटा है और वह है नितिन। अपनी माँ के मुंह से यह बात सुनकर सुमित की हैरानी का ठिकाना न रहा। सुमित और नीतू सविता जी के आगे रोई गिड़गिड़ाए, लेकिन अब इस बात के लिए बहुत देर हो चुकी थी। उनके कुकर्मों की सजा उन्हें सुना दी गई थी।